काल ये नोटिस वापस हो, हमको ये सुविधाएं वो सरकार से कह के दिलवाएं जो अपने से दे सकते हैं, खुद दें जो सरकार से दिलवा सकते हैं। अब आप ही आज़ाद फील नहीं करेंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा, ये आप बताइए। ये लोकतांत्रिक है? यही बात आपसे करने लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं बनता? हमारी हत्याओं पर 50 लाख क्षतिपूर्ति क्यों नहीं मिलती? हमको चोट पहुंचाने वाले माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कई बार एसोसिएशन में उत्तर प्रदेश के नोटिस भेज दिया है कि जो अभी कुछ दिन पहले बहिष्कार हुआ, काफ़ी कुछ घटनाएं घटी हैं अधिवक्ताओं की, उसके लिए पदाधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। इस तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ फिर से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं, मजे हुए वकील हैं और लगातार हमारे शो में आते रहते हैं और इनसे बेहतर तो शायद ही कोई बोल पाए इस पर। तो सर, इसे किस तरह आप देखते हैं? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने विगत में अपने निर्णय में ये कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर, अति आवश्यक होने पर जनपद न्यायालय 1 दिन की हड़ताल कर सकते हैं, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय की तात्कालिक रूप से जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के उन अधिकारियों को नहीं है जिन्होंने ये नोटिस भेजी है। इसमें से कोई हड़ताल अनिश्चितकालीन नहीं है। 1 दिन की हड़ताल करने को आपने जस्टिफाई अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ही बताया था। दूसरी बात, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई ये विकल्प नहीं बताता है कि वकील हड़ताल न करे तो क्या करे। अपने पर पड़ने वाले किसी कुठाराघात के लिए, किसी परेशानी के लिए वकील करे तो क्या करे। बीच में कुछ चर्चाएं लाई गई थी, कमेटियां बनाई गई थी, लेकिन वो कमेटियां सक्रिय नहीं है, वो निष्क्रिय हो गई। कोई भी जानकारी किसको हम दें, कैसे दें? हम जब अपना कार्य से अपने को अलग करते हैं, इसमें आपको तकलीफ कैसे हो सकती है? आप अगर न्यायिक कार्य चला सकते हैं तो खूब चलाइए, हम आपको रोकने नहीं जा रहे हैं। हम अपने भाइयों को और अपने को रोकते हैं कि हम कार्य नहीं करेंगे, अमुक कारण से हम दुखी हैं, अमुक कारण से हम नाराज़ हैं, अमुक कारण से हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और मैंने आपसे अभी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इसको जस्टिफाई किया कि अपरिहार्य परिस्थिति में 1 दिन वकील हड़ताल कर सकता है। तो मेरी समझ में आता है कि ये जो नोटिसें हैं ये सरसरी तौर पर भेजी जा रही हैं और इस दौर में भेजी जा रही हैं जब केंद्रीय सरकार भी हम लोगों पर वज्रपात किए हुए है। किस तरह का वज्रपात? केंद्रीय सरकार हम लोगों पर एक वज्रपात कर दिया एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के जरिए। इस पे आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी लड़ाई चल ही रही है। हम अपनी उस आवाज़ को कहाँ उठाएं, किससे उठाएं, कैसे उठाएं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मनन मिश्रा जी 7वीं बार चुने गए हैं, उनसे भी आप बात। सब लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, लेकिन विरोध दर्ज कराने के लिए जो महात्मा गांधी जी ने इस देश को एक नारा दिया है कि हम अपने को अलग कर सकते हैं, अपने को भूखा रख सकते हैं, अपने को अलग करके, अपने कार्य से विरत रख करके हम आंदोलन कर सकते हैं। हम तो समझते हैं कि संविधान ने हम लोगों को ये मूलभूत अधिकार पूरे देश के नागरिकों को दिया है कि वो अपने को अलग करके, अपने को विरत रख करके एक अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। इस विरोध से आप कैसे रोक सकते हैं? मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार भी इस समय कुठाराघात कर रही है और उच्च न्यायालय भी अपने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का ध्यान नहीं रख रही है जिसमें 1 दिन की हड़ताल के लिए हम लोगों को छूट दी गई थी और उसके बाद नोटिस जारी कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग इसके लिए भी माननीय न्यायमूर्ति से मिलेंगे, संघर्ष करेंगे और हम लोग जो भी संघर्ष का रास्ता उसका सब अख्तियार करेंगे। इससे पहले एक बात ये भी उठ रही है, कई बातें यहाँ पे आ रही हैं कि लगातार वकीलों का जिस तरह से अभी वो हो रहा है, तो आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान, भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान अधिवक्ताओं का रहा है। महात्मा गांधी खुद एक वकील थे, ठीक? तो उसके बाद आप ही लोग अगर आज़ाद फील नहीं करेंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा, आप ये बस बताइए, जनता क्या सोचेगी? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने गलत अवसर पर ये बातें छेड़ दी हैं और मेरी जानकारी में आया कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस तरह की नोटिसें विभिन्न बार एसोसिएशन को जा रही हैं। ये उचित नहीं है। बड़ी स्क्रूटनी के बाद, बड़ी सोच समझ के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला उन्होंने दिया है। एक पर्टिकुलर स्थान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, उसको जनरल करके आप नहीं देख सकते। हर स्थान विशेष की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। हम लोगों ने सरकार से मांग किया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, हमारे प्रोटेक्शन की कोई सुविधा नहीं।
दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हमारी साथ ये क्यों नहीं हो रहा है ये प्रोटेक्शन, क्यों नहीं, कारण आ बताइए। रहा हूँ, दूसरी बात पर आने के बाद आ रहा हूँ आपसे कहने के लिए। माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हम अधिवक्ताओं के बीच से ही लोग जाकर के न्यायमूर्ति और न्यायाधीश बने हुए हैं। ये लोग हम लोगों की मूलभूत समस्याओं पर नहीं आते हैं। हमारे बैठने की समस्या, हमारे काम करने में असुविधा, हमारे यहाँ कोई भी सुविधाओं का अभाव, इस पर पता नहीं क्यों हमारे बड़े भाई हमारे न्यायमूर्तिगण नहीं जाते हैं। वो सीधे सीधे इस पर आते, कैसे काम करें, क्या काम करें, कब काम करें, ये भी तो आप तय करें, काम करने का माहौल भी तो दें। उच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करता कि हमारे लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बनाई जाए, क्यों नहीं बनाती जाती? कचहरी के अंदर मैं गया था, बड़ा दुख हुआ जिस तरह से कचहरी में है, टीन वो पूरा सफाई वफाई को लेकर के, कुछ वकील भी मुझसे कह रहे थे कि आप मैसेज को पहुंचाइए सफाई को लेकर के, शौचालय भी बहुत कम है वहाँ पे, इस तरह की भी समस्या है। खैर इस पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं आपसे पूछ रहा था कि मैं इस पे आना चाहता था कि अब आप ही आज़ाद फील नहीं करेंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा, ये आप बताइए। ये लोकतांत्रिक है? यही बात आपसे कहने जा रहा हूँ। मुझे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों से आज कष्ट है। ये हमारे बीच से हैं, हमारे ही बीच के लोग जाकर के यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी मूलभूत सुविधाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका ध्यान नहीं है, हमारी सुविधाओं के प्रति सचेत नहीं है, हमारे अधिकारों के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं है, और हम ही को कसने जाते हैं। वो ये मेरी समझ में नहीं आता। हम उनको साधिकार ये बात कह रहे हैं, वो पद से इसको न जोड़ें, हमारे बड़े भाई के रूप में जोड़ें। इन पदों पर जाके बैठने के बाद क्या जिन पदों पर उन्होंने 15 साल 20 साल गुजारे हैं उसको भूल गए? क्या सुविधाएं मूलभूत रूप से हमको प्राप्त है? क्या परिस्थितियां हमको मिली हुई हैं? हमको आवाज उठाने का कौन सा रास्ता मिला हुआ है? हम किस तरह से विकृत रूप से रहें, हमारे समझ में नहीं आता। हमको विकल्प दे करके आप एक नियम की व्यवस्था करें तो बात समझ में आती है। कोई विकल्प हमको सुप्रीम कोर्ट ने सुझाता, कोई विकल्प माननीय उच्च न्यायालय भी नहीं सुझाता, और सिर्फ कहता चुप रहो चुप रहो चुप रहो, मत बोलो मत बोलो, मत काम करो, और इन परिस्थितियों में काम करो। जाड़े में जाड़े से ठिठुरे, गर्मी में गर्मी से परेशान हो, बरसात में बरसात से परेशान हो, अपनी फाइल को छिपा परिस्थिति में काम करते हैं। इस पर हमारे बड़े भाई और माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के लोग क्यों नहीं काम करते हैं? ये हमको उपलब्ध करा दें, परिस्थितियां उपलब्ध करा दें, हमको सुरक्षा उपलब्ध करा दें, हमको मेडिकल उपलब्ध करा दें, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो तो हम काम करने को तैयार हो जाएंगे। पैसे वैसे का कुछ है मतलब 4 अरब आप बता रहे थे लास्ट शो में कि 4 अरब रुपए हैं, ये कुछ पैसे आप लोग को मिलते भी हैं, मिलने वाले हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? हमको आज की शिकायत माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से है, जो सवाल आपने पहला पूछा, पहला सवाल उसी पे हम रहते हैं। आज हम सरकारों से अपनी बात बाद में करेंगे। हम सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अपने न्यायमूर्तिगण जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बीच से गए हैं, हम उनसे अपनी शिकायत करते हैं। हमारे कर्तव्यों पर बात, हमारे अधिकारों पर बात करने के पहले हमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं देते हैं आप? हमको आप सुविधाएं क्यों नहीं दिलाते हैं आप? आपका एक आदेश सरकार मानने को बाध्य रहती है, आप उस पर आदेश क्यों नहीं करते? हमको सुरक्षा क्यों नहीं करते आप? हमारे लिए ये याचिका आप क्यों नहीं ले लेते? स्वयं याचिका क्यों नहीं ले लेते इस बात की कि हमारे लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं बनता? हमारी हत्याओं पर 50 लाख क्षतिपूर्ति क्यों नहीं मिलती? हमको चोट पहुंचाने वाले के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? हमको फर्जी मुकदमे में डाला जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? यह बात हमारे बड़े भाई उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तिगण क्यों नहीं ध्यान देते इस पर? सरकार से हमारे कष्ट अलग है, वो हम अलग जाहिर करेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट सेल्फ निर्णय लेकर के इस पर कार्रवाई क्यों नहीं शुरू करता? सरकार से जो शुरू हुई लड़ाई अब न्यायमूर्ति तक जा पहुंची है क्या? हमारी सरकार से लड़ाई दूसरी है, और शिकायत है न्यायमूर्तिगण को बड़े भाई के रूप में बड़ी भारी शिकायत है कि हमारी मौलिक सुविधाओं पर ध्यान न देना, हमारी सुरक्षा पर ध्यान न देना, हमारे मेडिकल पर ध्यान न देना, और वो हमारे बीच से गए, उनसे ज़्यादा शिकायत है। सरकार से हमारी शिकायत तो दूर की बात है, इनसे ज़्यादा शिकायत हमारी इसलिए है कि हमारे बीच से गए हुए हैं, 15 साल 20 साल गुजार के गए हुए हैं, और हमको भूल गए और वो अपनी मस्ती में हो गए। ये नहीं होना चाहिए। हमारे खिलाफ दंडित करने के पहले हमको सुविधाएं उपलब्ध करावें, हमको सुरक्षा उपलब्ध करावें, हमको मेडिकल उपलब्ध करावें, हमारी परिस्थिति ऐसी पैदा कर दें कि हमारे ताल करने की स्थिति में ही न आवे। अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा साफ साफ आज कहना है कि जो न्यायमूर्तिगण माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में बैठे हुए हैं, जो हमारे बीच से गए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं, हमारी सुरक्षा मुकर्रर करें, और इसके लिए अपनी तरफ से एक अपने बेंच बनावें, हमारे मेडिकल की व्यवस्था करें, और ये निर्णय लेकर के सरकार को आदेशित करें कि इनको ऐसी परिस्थितियां दी जाएं कि इनको हड़ताल पर जाने की नौबत ही न आवे।
तत्काल इस नोटिस को वापस करें, पूरे उत्तर प्रदेश की नोटिस 15 वापस दिन का समय दिया गया आप लोगों को। मेरा कहना है तत्काल ये नोटिस वापस हो। हमको ये सुविधाएं वो सरकार से कह के दिलवाएं जो अपने से दे सकते हैं खुद दें, जो सरकार से दिलवा सकते हैं वो दें, और देने के बाद ऐसी परिस्थिति बनावें कि हड़ताल की नौबत ही नहीं आवे। हड़ताल की नौबत के लिए आप मुझे छोड़े रहेंगे और मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं है। अच्छा सर, एक बात बताइए, सवाल ख़त्म नहीं होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। आप धारा प्रवाह स्पीकर हैं, अभी आप ये कह रहे थे कि 15 साल हमारे साथ उन्होंने गुजारे, हमारी तरह वो भी रहें, आगे बढ़ करके फिर वो, तो ऐसा क्या हो जाता है जब वो इस स्थिति को जी चुके हैं तो फिर अचानक से ऐसा परिवर्तन क्यों आ जाता है सर? देखिए, दुखद रूप से मुझे आरोप लगाना पड़ता है कि हमारे क्लास से ही जाने के बाद लोग हमको भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो अब हमारी सोच से को आप छोड़ देते हैं, तो हमारे बारे में सोचना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं फिर लौट के मुझे उस क्लास में जाना नहीं है, जो हो रहा है होने दो। ये गलत है, हमारे बीच से गए, मेरा हक है आपसे कहने का, आपसे झगड़ने का, आपसे लेने का, और आपसे निर्णय की अपेक्षा करता हूं कि हमारे लिए 3 निर्णय प्रस्ताव तय करें, हमारी सुरक्षा का, हमारे मेडिकल का, और सारे जितने भी संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उपलब्ध कराने का। तब मेरे खिलाफ नोटिस जारी करें, तब मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करें। अन्यथा मेरे बड़े भाइयों से मुझे घोर शिकायत है कि वो इन चीज़ों पर ध्यान न दे करके हमको दंडात्मक कार्रवाई के लिए मजबूर कर रहे हैं, ताकि हम फिर लड़ाई के लिए तैयार हों। आगे की लड़ाई हम अपने मरने तक लड़ें, इसके लिए छोड़ते हैं, ये ठीक नहीं है। आखिरी सवाल और आखिरी एक मैसेज श्रीनाथ त्रिपाठी जी का क्या है अधिवक्ताओं के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ता, पूरे देश के अधिवक्ताओं के लिए आपका एक मैसेज जाना चाहिए, अब उन्हें अगला कदम क्या उठाना चाहिए? क्योंकि थोड़ा सा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नोटिस आता है तो आप समझ सकते हैं प्रभाव तो पड़ता है, इम्पैक्ट तो पड़ता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का हम पूरा सम्मान करते हैं, और यह भी मानते हैं कि हमारे बड़े भाई हैं, हम अधिवक्ताओं के बड़े भाई हैं। यह भी मानते हैं कि हमारे बीच से गए हैं, लेकिन हम यह मानने को तैयार नहीं है कि हमारे खिलाफ बिना हमारी समस्याओं को सुलझाए हुए और समझे हुए वो कोई दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। तो हम लोकतांत्रिक तरीके से, कानूनी तरीके से वो लड़ाई जितनी भी होगी लड़ेंगे। नौजवान अधिवक्ताओं से हमारी अपील है, बड़ी साफ अपील है कि नौजवान अधिवक्ता माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का पूरा सम्मान करे। सम्मान करने के बाद पर प्रतिरोध जरूर जाहिर करे कि आप न सुविधाएं दे रहे हैं, न सुरक्षा दे रहे हैं, न मेडिकल दे रहे हैं, न दिलवा रहे हैं, आप खाली हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। यह न्यायोचित नहीं है। हम उनकी मांग संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से, सम्मान के साथ, मजबूती के साथ उनके समक्ष रखेंगे। उच्च न्यायालय जाएंगे, उच्चतम न्यायालय को समझेंगे। अच्छा, ये जो नोटिस आ रही है क्या इशारा है? नोटिस देखिए हमारी समझ से सरसरी तौर पर आ रही है, क्योंकि आज किस तौर पे? सरसरी तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे सेंट्रल बार के अध्यक्ष के नाम भी एक नोटिस आई हुई है। उसमें वो दिसंबर के हड़ताल का भी हवाला है, जिस समय वो अध्यक्ष थे ही नहीं। तो इन नोटिसों को मुझे लगता है कि सरसरी तौर पर भेजी जा रही है, या तो तापमान आंकने के लिए भेजा जा रहा है, या यह इसलिए भेजा जा रहा है कि हम लोग इससे समझ सकें। माहौल क्या है? ये माहौल हमारा अपने बड़े भाइयों से, आपने कहा कि आंकने के लिए नापा जा रहा है, तो माहौल को नापा जा रहा है कि क्या माहौल? हमारा बड़ा सही है। अपने बड़े भाई उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों से आक्रोश है कि वो हमारी समस्याओं को में सहभागिता नहीं करते हैं, हमको दंडनीय बनाने के लिए प्रयास करते हैं। ये ठीक नहीं है। आपको बैकफुट बनाने की योजना तो नहीं है? बैकफुट पर हम जा ही नहीं सकते। हम उनके छोटे भाई हैं और हमारे बीच से हो गए हैं। हम जानते हैं कि हम बैकफुट पर जाते ही नहीं कभी। हम जा सकते हैं उस हद तक जिस हद तक मुझे जाना चाहिए। जेल ही तो जाना पड़ेगा, जेल चला जाएगा। जेल जाना कौन सी आपत्ति की बात है? सारे सम्मानित अधिवक्ता अगर स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए थे, गांधी जी गए, नेहरू जी गए, 9-9 बरस तक अगर जेल में रहे तो हम लोग भी कुछ दिन जेल में रह लेंगे। लेकिन ये सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने अधिकारों के प्रति चुप नहीं होंगे और किसी कहने पर मानेंगे नहीं। संसद तक जाना होगा तब भी जाएंगे? संसद तो छोटी चीज है, संसद छोटी चीज है। उच्च न्यायालय जाएंगे, उच्चतम न्यायालय जाएंगे, संसद जाएंगे, जेल जाएंगे, कुछ दिन जेल में बिताएंगे, फिर भी संघर्ष जारी रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन श्रीनाथ त्रिपाठी जी, जो विभाग की से अपनी बात रख रहे हैं। इनका कहना है कि सड़क से लेकर संसद तक जाएंगे, हर जगह जाएंगे, जहां जाना हो जाएंगे, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। अधिवक्ताओं, जो युवा अधिवक्ता, उनसे कहें कि उनसे भी उनकी यही अपील है कि आप लोग साथ दें और एकदम अडिग रहें। तमाम तरह के मुद्दे पर लगातार हमारे शो में आगे भी आते रहेंगे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए एडवोकेट श्रीनाथ त्रिपाठी सर के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।